नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल सेल्फ स्टडी केयर में। दोस्तों, जियोग्राफी की इस श्रृंखला में एक बार पुनः मैं लेकर के आ चुका हूं आप लोगों को प्रायद्वीपीय पठार के बारे में आज बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं प्रायद्वीपीय पठार। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि थोड़ा सा प्रायद्वीपीय पठार के इतिहास के बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जब भारत अरब सागरीय प्लेट से टकराता है, जब भारत अरब सागरीय प्लेट से टकराया तो उस टकराने के दौरान एक भयंकर भूचाल उत्पन्न होता है। और भूचाल जब उत्पन्न होता है, जब ज्वालामुखी विस्फोट हो जाता है, ज्वालामुखी विस्फोट होने के कारण बहुत ही ज्यादा मात्रा में, यानी कि कह सकते हैं कि बहुत भयानक रूप में लावा निकलने लगता है। ज्वालामुखी के द्वारा लावा निकलता है जो कई लाख सालों तक लावा निकलता रहता है। तो जो लावा निकलता है उस लावा को ही ट्रैप कहा गया। जो ज्वालामुखी विस्फोट के दौरान जो लावा निकला उस लावा को ही क्या कहा गया? ट्रैप कहा गया। अब वो ट्रैप जो निकला, यानी कि जो लावा निकला ज्वालामुखी विस्फोट के दौरान, वो अब एक परत बिछता गया, परत दर परत वो बिछती गई। चूंकि लगातार विस्फोटक हो रहा था, तो परत दर परत लावा गिर रहा था, तो एक परत बिछती गई, परत दर परत जब बिछ गई उस पर, तो इतना मजबूत हो गया कि उस जो मजबूत हुआ उसको बैसाल्ट कहा गया। जो लावा की परतें जो लगातार गिरती रही थी, जो मजबूत हुई, उसे क्या कहा गया? उसे बैसाल्ट कहा गया। अब वो बैसाल्ट कहा गया तो उसका अर्थात ये हुआ कि वो इतनी मजबूत हुई कि उसे खोद पाना मुश्किल हो सकता है, कह सकते हैं उसे खोदना ही मुश्किल हो गया। इसी कारण जब दक्षिण भारत में भूकंप आता भी है तो नीचे, यानी कि जमीन धरती के अंदर ही अपना दम तोड़ देता है, ऊपर नहीं आ पाता है। क्योंकि जो लावा का जो बैसाल्ट हुआ है, जो लावा की परतें बिछी हुई हैं, वो इतनी मजबूत हो गई हैं कि भूकंप उसे हिला भी नहीं पाता है। इसीलिए दक्षिण भारत में भूकंप के आने की संभावना न के बराबर, यानी कि नहीं होती है। अब ये हम जान लेते हैं कि अब जब ये विस्फोट हुआ तो विस्फोट के दौरान जो वहाँ पे लावा निकला, वो लावा आके जब उससे पहले भी तो वहाँ कुछ रहा होगा, तो वहाँ पे पेड़ रहे होंगे, पर्वत रहे होंगे, वो पेड़ रहे होंगे, पक्षी जानवर जो भी रहेंगे वो सब उसके अंदर दबते चले गए। तो दबने के कारण क्या हुआ कि वहाँ एक खनिज संपदा, यानी कि खनिज जब कई लाख सालों तक कोई चीज दबी रहती है तो वो खनिज का रूप धारण कर लेती है। अर्थात वहाँ पे खनिज से भरपूर मात्रा में उस एरिया में, कह सकते हैं, तो खनिज जमा हो गया। अब जब वहाँ खनिज इकट्ठा हो गया है उस एरिया में, तो उसकी खुदाई भी होनी चाहिए। अब चूंकि सबसे ज्यादा लावा जहाँ कहीं पे गिरा था तो महाराष्ट्र के इलाके में गिरा था, तो इसीलिए महाराष्ट्र में खुदाई कर पाना बड़ा मुश्किल होता है। जबकि अगर आप बात झारखंड छत्तीसगढ़ की करें तो जो लावा गिरा था वहाँ पे कम गिरा था, यानी कि वहाँ पे उसकी जो मात्रा पहुंची वो कम पहुंच पाई। तो इसीलिए जो दबा हुआ था वो एक मोटा लेयर न बनने के कारण थोड़ा हल्का ही लेयर बना, जिसकी वजह से वहाँ खुदाई होती है। खुदाई होने के दौरान आप लोग जानते भी होंगे कि वहाँ पे बहुत सारे खनिज पदार्थ प्राप्त होते हैं। जैसे कोयला की बात की जाए तो कोयला आपको बहुत ही पर्याप्त मात्रा में मिल जाता है छत्तीसगढ़ झारखंड के इलाके में। इस हिसाब से कह सकते हैं कि अगर खुदाई महाराष्ट्र के इलाके में भी की जाए तो वहाँ पे भी, महाराष्ट्र के इलाके में भी अगर खुदाई हो तो वहाँ पे भी खनिज संपदाएं प्राप्त होंगी। लेकिन चूंकि इतना वहाँ जो लावा गिरा वो इतना मजबूत परत बना लिया तो उसे खोद पाना ही मुश्किल हो गया। जबकि इसके विपरीत अगर आप ये देखें कि समुद्र के महाराष्ट्र जो इलाका है, महाराष्ट्र के अंदर समुद्री इलाका है, समुद्री इलाके के अंदर भी लावा की परतें गिरी होंगी, उसे भी अगर खुदाई की जाए, उसके अंदर भी खुदाई की जाए तो वहां से भी खनिज संपदा प्राप्त हो सकती है। इसीलिए पेट्रोलियम जो प्राप्त हुआ बॉम्बे हाई में, और उसी की देन है कि जिसकी वजह से वहाँ पे भारत में सबसे ज्यादा पेट्रोलियम वहाँ से बॉम्बे हाई से पेट्रोलियम की मात्रा मिली है, जो कि सर्वाधिक मात्रा में है। तो ये तो हो गया हमारा एक संक्षिप्त इतिहास कि जो हमारा पठार बना वो कैसे बना, पठार का संक्षिप्त इतिहास। अब हम जान लेते हैं थोड़ा सा पठार के बारे में। तो अब हम जान लेते हैं कि ये मालवा का पठार क्या है। मालवा का जो पठार है यह पश्चिमी मध्य प्रदेश एवं दक्षिण पूर्व राजस्थान, मालवा का जो पठार है पश्चिमी मध्य प्रदेश एवं दक्षिण पूर्व राजस्थान राज्य में है। यह ज्वालामुखी चट्टानों का बना है। किसका? अभी हमने ज्वालामुखी का जिक्र भी किया था, तो उसमें यहाँ देखिए दर्शा भी रहा है कि यह ज्वालामुखी चट्टानों का बना है। किसका बना है? ज्वालामुखी चट्टानों का बना है। और इस पठार से मालवा के पठार से चंबल और बेतवा नदी निकलती है। कौन सी नदी निकल रही है? चंबल और बेतवा नदी निकल रही है। कहाँ से? मालवा के पठार से।
अगला नंबर आता है विंध्याचल का पठार। अभी जो विंध्याचल का पठार है जो झारखंड, उत्तर प्रदेश एवं दक्षिण पूर्व राजस्थान राज्य में है। कहाँ कहाँ पे है, पहले तो ये जानिए कि जो विंध्याचल का पठार है वो कहाँ कहाँ पे है, तो झारखंड में है, उत्तर प्रदेश में है एवं दक्षिण पूर्व राजस्थान राज्य में है। यह परतदर चट्टानों का बना हुआ, किसका, परतदर चट्टानों, यानी कि जो ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था तो जो मैं बता रहा था आपसे कि परत दर परत जमती गई थी, तो वही कह रहा है कि ये परतदर चट्टानों से बना हुआ है। विंध्याचल जो पर्वतमाला है यह उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करती है, यानी कि जो विंध्याचल पर्वत श्रृंखला बनी हुई है ये उत्तर और दक्षिण के बीच का मध्य भाग कह सकते हैं, और ये एक बॉर्डर लाइन आप कह सकते हैं कि एक बॉर्डर लाइन है जो कि दक्षिण भारत को उत्तर भारत से अलग करती है। अब सवाल ये उठता है, अगर कोई पूछ ले कि उत्तर भारत को दक्षिण भारत से कौन अलग करता है, तो आप कह सकते हैं कि विंध्याचल की जो विंध्याचल का जो पठार है ये उत्तर भारत को दक्षिण भारत से क्या करता है, अलग करता है। फिर नंबर आता है मैकाल का पठार। अब ये मैकाल का पठार है ये कहाँ पे है, पहले तो ये जान लीजिए। मैकाल का पठार छत्तीसगढ़ में है, छत्तीसगढ़ में है मैकाल का पठार। मैकाल पहाड़ी की जो सर्वोच्च चोटी है, सबसे ऊंची चोटी, वह अमरकंटक है और यह पुरानी चट्टानों, किससे, और यह पुरानी चट्टानों का बना एक ब्लॉक पर्वत है। यह पुरानी चट्टानों का बना हुआ एक ब्लॉक पर्वत है। इसके पश्चिम की ओर से नर्मदा नदी निकलती है, उत्तर की ओर से सोन नदी और दक्षिण भारत की तरफ से महानदी निकलती है। कौन सी नदी, महानदी। यानी कि ये जो मैकाल का पठार है यहाँ से नर्मदा नदी भी निकल रही है, सोन नदी भी निकल रही है और महानदी भी निकलती है। कहाँ से, मैकाल के पठार से। अगला है छोटा नागपुर स्थित पठार। कौन सा, छोटा नागपुर स्थित रांची का पठार। इसे भारत का रूर कहा जाता है। रूर का अर्थात होता है कि वहाँ वो जो इलाका है खनिज संपदा से वो भरपूर है। तो जो रांची का यानी कि छोटा नागपुर स्थित जो रांची का पठार है वह खनिज संपदा से पूरी तरह से भरपूर है, इसीलिए इसे भारत का रूर कहा जाता है। अर्थात यह खनिजों का भंडार है। खनिज भंडार की दृष्टि से यह भारत का सबसे संपन्न जगह है, भारत का सबसे संपन्न पठार है। कौन सा, कौन सा, छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर स्थित रांची का पठार। अगला है सतपुड़ा की पहाड़ी। अगला है सतपुड़ा की पहाड़ी, ये मध्य प्रदेश राज्य में है। सतपुड़ा की पहाड़ी कहाँ पे है, तो सतपुड़ा की जो पहाड़ी है ये मध्य प्रदेश राज्य में है। ये ज्वालामुखी, ये भी किससे बनी है, सीधी सी बात है कि पठार है ज्वालामुखी चट्टानों से ही बनी होगी। ये भी ज्वालामुखी चट्टानों से ही बनी है और इसकी जो सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ी चोटी है, जो सतपुड़ा पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ी चोटी है वह महादेव पर्वत पर स्थित है। कहाँ पे स्थित है, महादेव। पूछा जाए कि धूपगढ़ी चोटी कहाँ पे स्थित है, तो धूपगढ़ी जो चोटी है वो महादेव पर्वत पे स्थित है। इसके पूर्वी हिस्से में ताप्ती नदी निकलती है। अब एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि ताप्ती नदी कहाँ से निकलती है, तो ताप्ती नदी सतपुड़ा की पहाड़ी से निकलती है। कहाँ से, सतपुड़ा की पहाड़ी से। अब नंबर आता है पश्चिमी घाट का, और जो पश्चिमी घाट है ये कहाँ पे है, ये महाराष्ट्र के इलाके में पड़ता है पश्चिमी घाट। यह पर्वत ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर कन्याकुमारी अंतरिक्ष लगभग 1600 किलोमीटर तक विस्तृत है। कितना, 1600 किलोमीटर, यानी कि कह सकते हैं कि कन्याकुमारी तक, केरल से, महाराष्ट्र से लेकर कहां से, ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर के कन्याकुमारी के अंतरिक्ष तक लगभग 1600 किमी तक विस्तृत है। इसकी औसत ऊंचाई 1200 मीटर है, यानी कि कहीं ऊंचा है कहीं नीचा है, ऊंचा नीचे आते होते होते ये गया हुआ है। तो इसका जो एवरेज हाइट कह सकते हैं कि एवरेज जो हाइट है वो कितनी है, 1200 मीटर है। पश्चिमी घाट से के उत्तर में, यानी कि जो पश्चिमी घाट है उसके उत्तर में, मैंने बोला ना कि महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र के उत्तर में गुजरात पड़ता है, तो पश्चिमी घाट के उत्तर में गुजरात के सौराष्ट्र प्रदेश में गिरी की पहाड़ियां हैं मिलती हैं, जो किसके लिए प्रसिद्ध है, जो एशियाई सिंह के लिए विख्यात है। किसके लिए, एशियाई सिंह के लिए क्या है, विख्यात है। कौन, गिरी की पहाड़ियां। और गिरी की पहाड़ियां कहाँ पे हैं, सौराष्ट्र प्रदेश में गिरी की पहाड़ियां हैं। अब ये कहाँ, सौराष्ट्र प्रदेश कहाँ पे है, जो गुजरात में है। पश्चिमी घाट को ही क्या कहा गया है, पश्चिमी घाट को ही सह्याद्री भी कहा गया है। क्या कहा गया है, पश्चिमी घाट को ही सह्याद्री भी कहा गया है। अब एक बार दोबारा इसको हम रिपीट करते हैं। अब ये पूछ लिया जाए कि विंध्याचल का पठार कहाँ किस राज्य में है, तो विंध्याचल पठार झारखंड, उत्तर प्रदेश और दक्षिण पूर्व राजस्थान राज्य में है। और उत्तर भारत को दक्षिण भारत से कौन अलग करता है, तो विंध्याचल का जो पठार है यानी कि विंध्याचल जो पर्वतमाला है यह उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करती है। अब बात कर लेते हैं मैकाल के पठार के बारे में। तो क्वेश्चन ये भी बनता है कि नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है,
तो नर्मदा जो नदी है ये मैकाल के पठार से निकलती है। कहाँ से निकलती है? मैकाल के पठार से। ये मैकाल का पठार कहाँ पे है? तो मैकाल का पठार छत्तीसगढ़ राज्य में है। कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ राज्य में है। सोन नदी कहाँ से निकलती है? मैकाल के पहाड़ से, मैकाली पठार से निकलती है। कहाँ से? मैकाल के पठार से निकलती है। महानदी कहाँ से निकलती है? मैकाल के पठार से निकलती है। छोटा नागपुर स्थित रांची का पठार के बारे में जान लेते हैं। भारत का रूर किसे कहा गया है? क्वेश्चन ये बनता है कि भारत का रूर किसे कहा गया है? तो छोटा नागपुर स्थित रांची का जो पठार है वो भारत का रूर कहा गया है। अब बात करते हैं सतपुड़ा की पहाड़ी की। तो क्वेश्चन ये बनता है कि ताप्ती नदी कहाँ से निकलती है? सतपुड़ा की पहाड़ी से निकलती है। और फिर ये क्वेश्चन बनता है कि धूपगढ़ी चोटी कहाँ पे है? तो धूपगढ़ी चोटी महादेव पर्वत पे स्थित है। कहाँ पे? महादेव पर्वत पे स्थित है। महादेव पर्वत कहाँ पे है? तो ये सतपुड़ा की पहाड़ियों में है। अब बात कर लेते हैं कि सह्याद्री किसको कहा गया है? तो जो पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट को ही हम क्या कहते हैं? सह्याद्री कहते हैं। तो ये तो था हमारा पठार के बारे में। ये जो आज हमारा जो चैप्टर था ये तो हमारा था आज पठार के बारे में। और आशा करता हूँ कि ये चैप्टर आप लोगों को पठार के बारे में जो मैंने आपको बताया वो आप लोगों को समझ में आया होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।